प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें हैं और ये खबर जो है किसी और ने नहीं दी, बल्कि ये खबर खुद शेर अफजल मरवत ने दी है। और वो कह रहे हैं कि 40 MP उनके बिक चुके हैं और ये सेनेट इलेक्शन से पहले हो रहा है। और जब सेनेट इलेक्शन से पहले ये होगा तो फिर जाहिर है सेनेट के नताइज मुख्तलिफ आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आएंगे, क्योंकि PTI ये तवक्को कर रही है कि 2 सेनेटर पंजाब से और 9 सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से वो बना पाएँ, 11 के करीब सेनेटर्स वो ले पाएँ। लेकिन अगर शेर अफजल मरवत की बात दुरुस्त है तो फिर शायद ऐसा ना हो पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत से अलग खड़ी हुई है और पूरी पार्टी मिलकर इसकी तरदीद करती हुई दिखाई दे रही है। एक तो ये मामला है जिस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर आज़म के इख्तियारात पर सवाल उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपना एक इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको बहुत जल्द उससे यू टर्न लेना पड़ता है। जैसे इरसा चेयरमैन की तैनाती पर उनको बहुत जल्द अपना यू टर्न लेना पड़ा। अभी उन्होंने ECC की चेयरमैनशिप अपने पास रखी, कैबिनेट की जो कमेटी है ECC, और 24 घंटे से भी कम वक्त में पता चला कि उन्होंने वापस वज़ीर ख़जाना को ये कमेटी कर दी है और इसहाक डार साहब जिनका वो रोल बढ़ाना चाह रहे थे, उनका रोल मजीद दोबारा से कम हो गया है और महदूद हो गया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर कुछ और वज़ीरों के साथ भी इख्तलाफात की खबरें हैं वज़ीर आज़म साहब की। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? और साथ ही साथ आज एक मामला बड़ा गर्म रहा कि आज चीमा साहब जो हैं उनके बच्चों की फ़ीसों के मामले पर HSN कॉलेज के प्रिंसिपल को रिज़ाइन करना पड़ा और गवर्नर साहब ने दबाव डाला। अब उनका दावा यह है प्रिंसिपल का कि मुझ पर गवर्नर ने गैर ज़रूरी तौर पर दबाव डाला और वो इस माहौल में काम नहीं कर सकते। जवाब में फिर हुकूमत की तरफ से या गवर्नर पंजाब की तरफ से भी मौक़िफ़ आया है कि इन पर बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात थे प्रिंसिपल साहब पर। बहरहाल ये लड़ाई आज जो है वो एक नुक्ता उरूज पर पहुँच गई और प्रिंसिपल साहब को जाना पड़ा। कुछ चीज़ें जो हैं वो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं और बड़ी हैरानकुन है। वो कह रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि साबिक जो जजेस हैं उनको कौमी मुजरिम करार दिया जाए। सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो पार्टी की इमा पर ये बातें कर रहे हैं या उनकी ज़ाती राय है कैप्टन सफदर साहब की। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ बातें की हैं, वो उनकी ज़ाती राय है, वो भी अपनी पार्टी से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों पर पाबंदी लगाई जाए। यानी इख्तलाफात की खबरें एक तरफ PTI के दरमियान है तो दूसरी तरफ PMLN के दरमियान भी ये इख्तलाफ की खबरें मौजूद हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जरा देख लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज क्या मौक़िफ़ दिया जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वाकई PTI का शिराज़ा पंजाब में बिखर रहा है और क्या वाकई वहां पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है? क्या शेर अफजल मरवत की बातें दुरुस्त हैं? क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनिए। उसकी वजाहत तो पंजाब के सदर हमारे हमाद अजहर साहब की तरफ से आ गई है जी, तो उन्होंने इसकी तरदीद की। सर, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 40 MPs तोड़े जा रहे हैं, तो ऐसी कितनी हकीकत इस बात में सर बताइएगा? हमारे सारे बड़े ही मुखलिस MPs हैं, कोई ऐसी बात उनसे पूछेगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, उनसे पूछेगा। नहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इंशाल्लाह ताला लोग कोशिश करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, लेकिन सवाल पूछना है आपसे। मैं नहीं समझता कि हमारे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इस वक्त बनते जा रहा है। लोगों ने बड़े सख्त हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, उसके साथ खड़े रहे और हमें मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिसको बेस बना करके मैं उनके नीयत पे शक कर लूँ। मुझे तो नहीं पता, बारह जो इमरान खान को छोड़ के जाएगा उसे उसकी बीवी भी लितर मारेगी, उसे बच्चे भी लितर मारेंगे, उसे खानदान भी लितर मारेगा। ये इमरान खान के नाम का वोट लेकर आए हैं और ये हरकत। लेकिन अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत इख्तलाफात हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। आप भी ये आपस के इख्तलाफात जो आपके चल रहे हैं और जो ग्रुप बंदी चल रही है और आपकी जमात टूट फूट का शिकार है, ना इत्तफाकी है, आपस में बदस्तों गिरेबां हैं, आप भी इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाक मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहब, जितनी फिक्र PTI को है उससे ज़्यादा बढ़ के आपके सियासी मुखालिफिन को भी फिक्र है। खुद अता तारड़ साहब बड़े फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी टूट फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्यों इन हालात में पहुंची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि अगर तो मरवत साहब को कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने शेयर किया है, वो इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी वो ख़ुद बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं
एज अ पॉलिटिशियन या एज एन इंसान, अगर मैं किसी प्रोफेशन में अपना फ्यूचर देखना चाहता हूँ तो मैं उसमें देखूंगा कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ की वजह से है। ठीक। अच्छा, अब बज़ाहिर मेरी एक हैसियत नहीं है, लेकिन मैं एक MPA की सीट या एक MNA की सीट एक बहुत बड़े इलेक्टेबल के अगेंस्ट जीता हूँ, और मुझे मेरे हलके में कोई नहीं जानता था और मैंने अपने हलके में काम भी नहीं किया, और उसके बावजूद अगर मैं इलेक्ट हो गया हूँ तो मैं कहूँगा कि यार इस बंदे को छोड़ना बेवकूफ़ी है। ठीक। तो अगर कोई शख्स इमरान खान को छोड़ता है और वो ये समझता है फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेगा, तो उसको सबसे पहले जहांगीर तरीन, अलीम खान, क्या नाम है, परवेज़ खटक, महमूद खान, इनको देखकर सबक हासिल करना चाहिए कि क्या हशर हुआ है। तो वो शख्स कभी फॉरवर्ड ब्लॉक तो एक और बात है, लेकिन अगर खुफिया राय शुमारी है चूंकि असेंबली के इंतखाबात में कुछ वोट ही आपके इधर उधर हो गए तो क्या होगा? देखिए, चांसेस हो सकते हैं, चांसेस नहीं हो सकते। हर एक अपना अपना दीन ईमान है, हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, यहाँ कर लेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि ये वोट जो है ना, ये उसके पास अमानत है। हाँ, वो ख़यानत कर सकते हैं, शायद हमें पता भी ना चले, तो उसमें कोई मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर हम मुझसे पूछें तो ये इर्रेलेवेंट है। हम सारे जितने भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर इलेक्ट हुए हम लोग इर्रेलेवेंट हो जाएंगे जिस दिन इमरान खान बाहर निकल आएगा। इमरान खान जिस दिन बाहर निकल आया, फ़र्ज़ करें अगर मैं अकेला बंदा भी सेनेट में, वो नेशनल असेंबली में हूँ ना, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, इमरान खान वो सीट के ऊपर कॉन्टेस्ट करेगा। किसी के अभी बाप की पार्टी के मजाल अंदर है। लड़ाई चल रही है इमरान खान की जगह पूर करने के लिए, कौन करेगा? इमरान खान की जगह पूर नहीं हो सकती। इमरान खान की चले जगह नंबर 2 की जगह पूर करने की कोशिश हो रही है। ठीक है ना, उसके लिए हजारों लोग हैं। हर एक बंदा जो है ना वो इतना कैपेबल है कि वो उस चीज़ को कर सके। अब उसके बाद ये कि पार्टी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कौन लीडरशिप है जो इस पोजीशन पे हो सकती है। वहाँ पे बड़े पुराने नए अच्छे खासे लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन भाई मेरे, आप पहले निसार चीमा साहब से सुन ले, वो तो कहते हैं कि इज्जत की हार जिल्लत की जीत से बेहतर है। तो आप तो जिल्लत की जीत के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर आप देख ले शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसको आप देख ले। फिर आप देख ले मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा हुआ है। आप फिर देख ले जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं। फिर आप देख लें कि मुशाहिद हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। फिर आप देख लें अपने ये जितने लोग आपने नाम लिए इनमें से सिर्फ एक जावेद लतीफ़ ही नून लीग के हैं, बाकी तो नून लीग के हैं ही नहीं से, इसलिए क्या फर्क पड़ता है वो क्या कह रहे हैं? आपने निसार चीमा साहब भी नून लीग के, निसार चीमा साहब हैं, ठीक है। आप उसके अलावा ये हनीफ अब्बासी को देख लें, वो भी कह रहे हैं। आप हर एक को देख लें, आप दानियाल अजीज साहब को देख लें, वो क्या कह रहे हैं। आप इनमें से हर एक को देखें। पॉलिटिक्स में इंट्रा पार्टी ये हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े और मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन लोगों में से जावेद लतीफ़ साहब हैं। और जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनको किस किस तरीके से चुन चुन के इनको इकट्ठे किया गया है। मतलब वो कह रहे हैं कि इनको इंस्टॉल किया गया है, और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग हुकूमत बनाए, लेकिन इनसे जोरी से बनाया गया। और यही वजह है कि इंटीरियर मिनिस्टर इसका नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका नहीं है, बाकी तो छोटी मोटी चीजें यार ये ले लो ये ले लो ले लो, वो खिलौने शिलौने जो होते हैं ना वो ठीक है। चलिए, लेकिन मेन चीज दानियाल साहब क्या कह रहे हैं? आपने कहा दानियाल साहब क्या कह रहे हैं, तो दानियाल साहब ये अगर वाकई कुछ लोग चले 40 ना सही 20 लोग बिक गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि खरीदार कौन है? आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? मैं सिचुएशन को ऐसे देख रहा हूँ जी कि पाकिस्तान में एक होलनाक महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहा है आम आदमी, और उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन किधर जा रहा है और क्या कर रहा है। उनके पहले 10 दिन महीने के में बिजली का बिल आता है, साथ ही गैस का बिल आ जाता है, उसके बाद उनके बच्चों की फीस आ जाती है। उनका तो जीना जो है मुहाल हो गया है। गरीब तो मिट्टी गया, मिडिल क्लास जो है वो पिस रही है। और पाकिस्तान में ये पानी जो है ये नाक से ऊपर जा रहा है, और इसके अलावा जो इसके दीगर असरात हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं। इस कदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है देहातों में भी। मेरे जिले में आप देख लें, जो छोटे मोटे जराइम हैं चोरी चकारी के, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। यानी पिछले साल तक 40% इंक्रीज थी, इस साल मजीद 40% इंक्रीज है। और हर जगह ये हालात हैं, और ये लोग जो हैं इसलिए ये करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही लोगों को। और ये जो हम देख रहे हैं, ये थैले बांटने वाली सियासत और ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत, इसका दौर खत्म हो गया है। लोग जो है वो समझ गए हैं मामलात को। वो एक असली
और सच्चा हल चाहते हैं जो कि देर पा हो। और रोटी तो सबने खुद कमा के खानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोई भी किसी के घर तक रोटी नहीं पहुंचाता, जो खुद खा के खानी है, उसके जो रुपए की, जो हक हलाल की कमाई की कदर है, वो आधे से भी कम 30% रह गई है। यानी जो आदमी 10,000 कमा रहा था वो 3,000 पे रह गया। और इस वजह से पाकिस्तान में लोग अपने बच्चे स्कूलों से उठाने पे मजबूर हो गए। और इस हुकूमत को और माजी की हुकूमतों को बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये महंगाई जो है ये होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब ये कोविड का दौर आया तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बारिश हुई थी डॉलरों की। उन डॉलरों की बारिश से जो है, जो रजा बाकर साहब थे और उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने बाजार में पैसों के खिलाफ फ्लड फेंका, क्योंकि उस वक्त उनकी अनबन होती जा रही थी जो उनके सेम पेज वाले थे। और उनको ये फिक्र थी कि अगर हमने परफॉर्म ना किया, बल्कि वजीर आजम उस वक्त ने ही कहा भी कैबिनेट में कि 6 माह के अंदर अगर हमने परफॉर्म ना किया तो हम निकाल दिए जाएंगे। और आखिरकार वही हुआ। लेकिन जो बात मेरे जो कॉलीग्स हैं तमाम सियासी जमातों के, पीटीआई इंक्लूडेड, जो इनको नहीं मालूम है वो ये है कि स्टेट बैंक ने अपना हदफ तय किया हुआ है कि जो पैसे आप बिखारते हैं मार्केट में, उसका जो नमूदार होना बाजार की सतह पर वो 12 माह के बाद होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जब पीडीएम की हुकूमत आई उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और आज भी 30% से ज्यादा महंगाई है। और हम देख क्या रहे हैं कि फरवरी के फिगर जो है, बिल्कुल दानिश साहब आज ही की खबरें हैं, ये आज के तमाम अखबारात ने खबरें लगाई हैं कि एक गैस जो है वो 155% महंगी होने जा रही है। मजीद अभी जो गैस के बिल आए हैं पिछले 2-4 महीने में, लोग उससे परेशान हैं। जी आई एम सॉरी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसकी स्टोरियां छपी हैं अखबारों में, अखबारों की जीनत बनी है हेडलाइंस, कि जो नवंबर में 1000% गैस इन्होंने बढ़ाई थी वो फरवरी में आके वो 380% तक कम कर दी। और उसका कोई रूल्स में चेंज नहीं किया, किसी किस्म का उन्होंने इस बात का पता नहीं पड़ने दिया। लेकिन अखबार निकाल लाए और ये दिखा दिया, क्योंकि मार्च की 18 तारीख को ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग स्टेट बैंक पे। और मुझे इतना अफसोस होता है कि ये तीनों जो सियासी जमातें हैं, केपी की और पंजाब की और सिंध की, इन तीनों ने कहा हुआ है और लोगों को ऐसा आंखों में धूल झांक रहे हैं कि जैसे ये प्राइस मैजिस्ट्रेट जब छापे मारने से या निर्खनामा निकालने से कीमतें कम हो रही हैं। ये नहीं हो रही हैं, बल्कि ये होता है कि निर्खनामे में जो आके चलान करता है किसी को, तो उसके जल्दी बाद वो चला जाता है, उसके बाद वो रोज आके तो नहीं खड़ा रहता। तो वो जो 50-60 हजार रुपया उस बेचारे रेडी वाले का लग जाता है वकील को देने में, गिरफ्तार होने में, इंस्पेक्टर को देने में, 2 दिन रेडी ना लगाने की वजह से वो फिर आने वाले ग्राहकों से पूरा करता है और महंगाई और बढ़ती है। और ये बात पाकिस्तान में आया है, सब पता है। लेकिन जो असल बात है कि शरह सूद जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि IMF के साथ ये मानी हुई है पाकिस्तान की हुकूमत। आम लोगों को बताती है कि जी दानिश साहब फिर मुझे सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे सवाल पर कि ये तो आने वाले दिनों में तो बड़ा होशरुबा चीजें होने वाली है। देखिए आज इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। वो इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत डावाडोल है, पाकिस्तान का खजाना तकरीबन खाली पड़ा है और बैरूनी कर्जों की पाकिस्तान को अशद जरूरत है। IMF आ भी गया तो उसके बाद भी जरूरत है इनको मजीद कर्जों की। और वो कह रहे हैं कि जी $1.1 अरब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें फिर आने वाले दिनों में कितनी परेशान कौन होंगी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए? जो बात पाकिस्तानी अवाम के लिए परेशान कौन होनी है वो ये है कि सितंबर में, यानी आज से कितने महीने पहले कबल, पूरी हुकूमत ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बताई पाकिस्तान को कि जी हम 566 अरब रुपए जो चोरी के हैं, जो चोरी के लाइन लॉसेस नहीं, टेक्निकल लॉसेस नहीं, जो चोरी के पैसे मानी हुई हुकूमत, वो हम इकट्ठे करने जा रहे हैं। और सितंबर के महीने में बिजली के बिलों का इन्होंने 25 अरब इकट्ठा किया, अक्टूबर में 15 अरब और नवंबर में 10 अरब, यानी 55 अरब पे ये सारे आउट हो गए। 500 अरब हड़प हो गया और एक दूसरे को थपकियां दे दी कि जी हम कामयाब हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों में तो चोरी होती नहीं है। तो ये जो अरबों सैकड़ों अरब रुपए की चोरी है, इसकी तरफ हम क्यों नहीं तवज्जो देते? यहाँ पर कोई महकमा ज़राअत अपना जोहर दिखाए ना, बजाय बेचारे सियासियों पर ही दिखाने के। इधर भी कोई महकमा ज़राअत जो किसी को मरी की सैर पे ले जाए ना, ये 500 अरब दिलवा दे हमें। कहाँ है वो नैब जो आके रोजमर्रा सियासतदानों को पकड़ पकड़ ले जाती है? ये इस यहाँ पर आके अपना नजला कराए ना। ये 500 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं है। हाँ
बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल ये मैं इसी की तरफ आने वाला हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। दो एक सवाल मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ। जी माफ करना, अभी जी मैं दाना साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं वापस आता हूँ आपके पास। अच्छा जी जी अच्छा जी, कायरा साहब सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि ये जो हम एक चलें पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें तो सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये खबरें बड़ी तशवीशनाक सामने आने लगी हैं कि कुछ लोग बिक गए हैं। अगर एक पार्टी के लोग बिके हैं तो जाहिर है किसी ने खरीदा भी होगा। आपके ख्याल में ये खरीदो फरोख्त की मंडियां सेनेट इलेक्शन से पहले लग चुकी हैं कायरा साहब? पहली बात तो ये है कि जब तक आपके पास पूरी तरह सबूत ना हो, ये लफ्ज इस्तेमाल करना और शक की बुनियाद पे ये मंडियों का इजहार करना ये अनएथिकल है। सही। ये कायरा साहब ये तो एक सियासी जमात के लीडर की तरफ से दावा किया गया ना कि जी 40 लोग बिक गए हैं। आप सियासी लीडर की तरफ से नहीं, आप अपनी तरफ से अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। लीडर की बात बाद में करता हूँ। चले तो दूसरी बात ये है जी, ये मेरा ख्याल है, आप हो सकता है ठीक है सर, आपकी राय का एहतराम है जी। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल मैंने तो फिर भी सवाल की सूरत में आपके सामने रखा है कि क्या ऐसा हो गया है सर? मेरे भाई मेरे इल्म में तो नहीं है, ना मैं खरीदार हूँ ना मैं बिकाऊ हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एक माहौल रहा। अब रही बात पंजाब में कोई खरीदो फरोख्त हो गई, आपके इल्म में है कि पंजाब में इस वक्त सेनेट की सीट के लिए कोई मेरा ख्याल है कमोबेश 50 एक मेंबर्स चाहिए एक सीट के लिए, और 50 मेंबरों को कितने कितने पैसे दे के खरीदा जाएगा कि वो एक सीट को बंदा खरीद ले। और रही बात कि जी वहां पे पीटीआई के मेंबर खरीद के मुस्लिम लीग या मेरी जमात या कोई और वो अपने मेंबर बढ़ाएगी तो कितने बढ़ा लेगी? एक मेंबर बढ़ाने से सेनेट में मुस्लिम लीग को क्या फायदा होगा और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? कोई है इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग कि हम अरबों रुपए खर्च करके एक या दो मेंबर बढ़ा लें और उससे क्या फर्क आ जाएगा? वहां तो ऑलरेडी जो हमारा इत्तेहाद है उसकी बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है बगैर किसी इसके। तो ये जो एक डिबेट चल रही है, लोगों की वफादारियां तब्दील करके या करा के अगर कोई खुश होता है तो ये उसकी बदकिस्मती है, वो मैं हूं या कोई और। वफादारियां तब्दील करने का ना माजी में कोई फायदा हुआ ना अब होगा, उससे मुल्क की पॉलिटिक्स को भी नुकसान होगा। खरीदारी भी इस मुल्क के अंदर होती रही, ये भी कोई नया काम नहीं है। लेकिन वहां जहां पे चंद वोटों से मेंबर बनते हो वहां तो समझ आती है, पंजाब में इसकी कोई रवायत माजी में भी नहीं थी। सही है, लेकिन कायरा साहब जैसा कि आपने भी कहा कि बगैर सबूत के ये बात करना भी अनएथिकल है कि मंडियां लग गई हैं, लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि माजी में ये खरीदो फरोख्त होती रही है, लेकिन सबूत माजी में कभी भी नहीं आया हमारे सामने। यहां तक कि एक ऑडियो भी आ गई थी एक सेनेट के इलेक्शन की, उसका भी वो ऑडियो भी आज तक साबित नहीं हो सकी। तो सबूत तो मुहैया करना मुमकिन ही नहीं है। प्राइमा फिसाए मेरे भाई बहुत सारी चीजें सामने आ जाती थी। एक सूबे के अंदर, अब नाम लेना सूबों का मुनासिब नहीं है, एक सूबे के अंदर ये आम मुरवजा रिवाज था और उस वक्त ये भी था कि वहाँ MNAs और सेनेटर्स की सीटें बहुत तकरीबन बराबर होती थी और वहाँ पे पूल करके पैसे वैसे लेने देने का रिवाज रहा। ये बदकिस्मती है, ये कोई आला काम नहीं था। अब मेरा ख्याल है कि अब पंजाब का जो जिक्र किया जा रहा है, पंजाब में इसलिए कि पंजाब के अंदर 50 मेंबर चाहिए होते हैं एक सीट के लिए, तो 50 मेंबर को कौन खरीदेगा? और बाकी जमातों के मेंबर तो उसको वोट नहीं देंगे। तो ये जो माजी का एक शाखसाना रहा, अल्लाह ना करे वो अब हो, और ये अगर माजी में हुआ तो भी बहुत बुरा था। आज भी अगर कोई भी करे, मैं करूं कोई और करे, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। सही है, बिल्कुल सही। कायरा साहब एक सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको एक कैप्टन सफदर साहब का आज का मुतालबा सुनवाना चाहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि कौमी मुजरिम करार दिया जाए साबिक जजेस को। क्या इस वक्त इस नई बहस को छेड़ा जा सकता है या ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है? सुनिए पहले कैप्टन सफदर क्या कह रहे हैं। 5 जजों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मां पर क्यों गलत फैसला दिया? जनरल बाजवा ने इसलिए गलत फैसला दिलवाया कि नवाज शरीफ तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा, इमरान दे देगा। और फैज हमीद ने इलेक्शन इसलिए चोरी किया, उसने कहा बाजवे के बाद मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊंगा। ये छुपा छुपाई की गेम ने पाकिस्तान को डुबो दिया।
और जब तक ये 5 गद्दार रियासत, मैं दोबारा कहता हूँ गद्दार रियासत जजों को सजा नहीं होगी तो ये सूबा फिर हमारा 2200 अरब तक पहुंच जाएगा। कायरा साहब, नून लीग अदालती तारीख दुरुस्त करना चाहती है। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि सदर साहब से हम कहेंगे कि एक रेफरेंस भिजवाया जाए कि पनामा के हवाले से कि तारीख दुरुस्त हो। आज एक और अंदाज में ये बात हुई है। पीपल्स पार्टी का इस पर राय क्या होगी अगर ये मामला आगे बढ़ता तो? देखिए, अगर कोई अपना तारीखी रिकॉर्ड दुरुस्त कराना चाहता है और उसकी तमसील पीपल्स पार्टी के उस केस भुट्टो रेफरेंस के साथ है कि भुट्टो साहब के केस में ऐसा हुआ, तो वहां भुट्टो साहब का कत्ल हुआ और कत्ल गलत बुनियादों पे हुआ और उस कत्ल को ना दुनिया ने तस्लीम किया, ना यूरिस्ट ने तस्लीम किया, ना मीडिया ने तस्लीम किया, ना पाकिस्तान के अवाम सारों ने तस्लीम किया और खुद अदालतों के अंदर भी उस केस को, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नजीर के तौर पे तस्लीम नहीं किया जाता था और तवील अरसे तक भुट्टो रेफरेंस को अदालती कत्ल कहा गया दुनिया भर में। उसके बाद हमने एक रेफरेंस फाइल किया और हमने ये कहा कि भुट्टो साहब को उनका जो फेयर ट्रायल नहीं मिला था उसका अजाला किया जाए, वो तारीखी रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। अब उसमें और तो कुछ नहीं हो सकता था। उसके ऊपर भी 10-12 साल लगे और 3 हुकूमतों ने उस रेफरेंस को जारी रखा। उस पर अदालत ने सुन के फैसला दिया और फैसला भी यही था कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। अगर मेरे किसी दोस्त का ये तकाजा हो तो जजेस को तो जी प्रोटेक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशनली उनके फैसलों की सूरत में। भुट्टो साहब के केस की सूरत में हम तो ये मुतालबा तो नहीं कर रहे जजों को सजाएं दें या हम किसी और को सजाओं की बात करें। ठीक, अगर कोई दोस्त ये कहे कि फलां जज ने बेशुमार दौर में हुआ, हमारी हुकूमतें नहीं तोड़ी गई, हमारी हुकूमतें तोड़ी गई, अदालतों ने हमारे खिलाफ फैसले दे दिए, उसी बुनियाद पे 58(2)B के साथ मियां साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई और मियां साहब की हुकूमत बहाल कर दी गई, ये भी बड़ी तारीख है। लिहाजा जजेस को तो इस बुनियाद पे कि उन्होंने असम्बलियां तोड़ी और उन्होंने नजरिया जरूरत को बरकरार रखा, तो फिर तो ये भी होगा कि उनके इक़दामात को पार्लिमान जो है वो वैलिडेट करती रही, फिर तो पार्लिमान के ऊपर भी इल्जाम लगेगा। तो आगे बढ़ना चाहिए। तारीख है ये ऐसा पंडोरा है जिसमें जाने की जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ इतना कर लें, आज तलखी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माजी से सबक सीख के आइंदा के लिए रास्ता दुरुस्त कर लें, यही काफी। ठीक है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं? ये क्योंकि बेनिफिशरीज के आप थे उनके बकौल, वो समझते हैं नून लीग वाले कि ये जो हुकूमत खत्म की गई, नवाज शरीफ को घर भेजा गया, फैसले दिलवाए गए अदालतों से, इसके बेनिफिशरी आप थे, या आपके लिए सब किया जा रहा था, इसलिए वो चाहते हैं आज इसका हिसाब हो? देखिए, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं उनसे एग्री करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, जब आप जजेस की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जुडिशरी ने बहुत सारे गलत, एंड यही वजह कि आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा है वो मेरी नज़र में तो अगर मैं किसी एक इदारे को पे इल्ज़ाम डालूं तो वो जुडिशरी है। लेकिन आप ये बात आज कर रहे हैं ना, जब आप इससे फायदा उठा रहे थे, तब आप ये बात नहीं कर रहे। मैं शुरू से कर रहा हूँ और मैं आपसे मुराद आपकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि 2018 में इस तरह हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि एक आप ये समझ लें कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसने कभी फाइनल ना जीता हो या फाइनल तक ना पहुंची हो, तो जब वो पहुंच जाती है तो वो छोटी मोटी चीज़ों को उस वक्त एक्साइटमेंट में नज़रअंदाज कर जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 में जब थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल था कि हमारे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना वो आना चाहिए था, जिसको हम 35 पंचर कहते थे कि हमें वो आना चाहिए था। उसके लिए हमने 4 हल्के किए थे। अच्छा, अब चूंकि हमारे उस वक्त बड़ी कम तादाद थी तो जब 2018 में जो हम जीते तो हम ये भूल गए थे कि 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई थी। हमारे से एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी नज़र में सिंपल मेजॉरिटी लेकर जा रही थी। उस सिंपल मेजॉरिटी को कट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई 17 से 20 के करीब सीटें ले ली गई थी। और ये उन्होंने के बारे में आज तक आपने नहीं बताया, हल्का कौन सा था, कौन सा बंदा था जीता हुआ, ये मेरी देखिए, मैं मिसाल देता हूँ ना, 2 सीटों का तो मुझे पता है, इसलिए आज से पता है कि मैं कहता हूँ कि एक तो ख्वाजा आसिफ साहब, जो उन्होंने खुद कहा था, मैं रात को 2 बजे मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि उन्होंने, फिर मैं जीत गया, ठीक है ना, ये तो एक सीट है। दूसरी राना सनाउल्लाह था, ये जब आरटीएस जब बैठा था, आरटीएस से पहले जो है ना राना सनाउल्लाह साहब हार रहे थे, उसके बाद वो जीत गए थे। अच्छा, इस तरह के और सारे बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैठ के उस वक्त प्रॉपर डायसेक्ट करती तो हमारे एक्चुअली हमसे सीटें ली गई हैं, और उसकी वजह ये थी कि इन सब को जो उस वक्त थे
अगेन ये याद रखें, एक भी चीज याद रखें, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब पीपल्स पार्टी या नून लीग या तहरीक इंसाफ या कोई और, हम लोग धांधली नहीं करते हैं इलेक्शन में, ये इलेक्टोरल सिस्टम करता है। और वो इलेक्टोरल सिस्टम या वो सारे लोग वो हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हैं। धांधली वो लोग करते हैं, वो किसको लेकर आने, किसको लेकर जाना, एक बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिशियरी होता है, या तो जो बेनिफिशियरी होता है वो खामोश हो जाता है। नॉट नेसेसरली। फर्ज करें आपको मैंने आपके असल में आपकी लॉटरी निकली है 1 करोड़ रुपए की जी, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए की बजाय 80 लाख दे दूं, आप खुश होंगे? 20 लाख तो खा लिए ना मैंने आपसे, लेकिन आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था कि आपको वो करे। हाँ। तो मेरे लिहाज से उसमें भी वो थे, लेकिन इस दफा तो इंतहा कर दी। ये मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू, द वे आई सी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें दानियाल साहब, ये जो अब मुतालबा हो रहा है कैप्टन सफदर साहब कर रहे हैं, चलें ये तो एक मामला है। आपकी साबिका पार्टी जिसमें आप रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि उसके अंदर भी इसी तरह के इख्तलाफात, हम पीटीआई की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं जावेद लतीफ के बारे में। जावेद लतीफ साहब बहुत ही मुख्तलिफ तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये तो खरीदो फरोख्त भी हुई है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है, हालांकि उन्हीं के भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन वो कहते हैं उनका रास्ता रोका गया है। तो ये और फिर हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि जावेद लतीफ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये आप इसको, इस सियासत को किस अंदाज में देख रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी होती अगर हनीफ अब्बासी साहब इस बात पे रोशनी डालते कि हुकूमत कौन कौन से इकदाम ले रही है कि बेरोजगारी का खात्मा पाकिस्तान में कामयाबी से हासिल किया जाए। मुझे नहायत खुशी होती अगर मुझे पता चलता कि जिन तफक्कुरात की आप बात कर रहे हैं वो इस बुनियाद पे होते कि मुख्तलिफ जो जाविये हैं कि महंगाई की कमी कैसे की जाएगी यकीनी, वो उनके दरमियान ये झगड़ा हो रहा हो। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी जो इस वक्त की सियासी बरादरी है, जो हुक्मरान है और जो अपोजिशन है, इनके पास ना महंगाई का कोई हल है, ना इनके पास बेरोजगारी का कोई हल है। और ये मांगे तांगे के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स का रवाज बन गया है, कभी हफीज शेख साहब होते थे और कभी ये शौकत तरीन साहब होते थे, तमाम हुकूमतों में ये रहे हैं। अब माशाल्लाह यहाँ भी वो रवाज डल गया है जो इस वक्त की हुकूमत है, और हम इसको हके बके देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम ज़िबा हो रही है। और जो अदारा इसका जिम्मेदार है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इस महंगाई को कम करने का, इसका किसी को इल्म ही नहीं है। तीनों सूबाई हुकूमतें जो हैं वो जोर दे रही हैं इस बात पे कि हम छापे मारेंगे और मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद करेंगे, जबकि दूसरे लफ्ज में आप कह रहे हैं कि आपको मार्केट के जरिए से पाकिस्तान को तरक्की मिलनी है और हमने अपनी मईशत दुरुस्त करनी है। उसी मार्केट को आप गालियां दे रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। तो जब आपके पास हजारों दुकानदार हो, बिल्कुल सही दानियाल साहब, अगर ये फिर ऐसे सिनेरियो में ये ईसीसी का जो फैसला हुआ है, ये इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि ये ईसीसी पहले वज़ीर आज़म ने अपने पास रखी, फिर वज़ीर ख़जाना को दे दी, इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? बेहतर क्या था? वो बेहतर था, ये बेहतर है? एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूं, आपके सामने सवाल रखता हूं मैं। दानियाल साहब हमारे साथ रहिए। दानियाल साहब, जो सवाल मैं छोड़ के गया था, जरा उस पर जवाब दीजिएगा कि ईसीसी की सरबराही पहले वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, उसमें शामिल किया इसहाक डार साहब को, फिर इसहाक डार साहब को रिमूव किया, खुद को भी हटाया और वज़ीर ख़जाना को वापस कर दिया है। अभी प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी ये तवक्को की जा रही है कि शायद वो भी इसहाक डार साहब से वापस ली जा सकती है। ये क्या चल रहा है आप इसको कैसे देख रहे हैं? और बेहतर क्या था, वज़ीर आज़म का अपने पास रखना या वज़ीर ख़जाना को दे देना इस कमेटी को? मेरे ख्याल में बजाय कि ये आपस के जो तनाज़ात हैं इसको इस तरह मंजर आम पे लाया जाए और ये तगोदो जो है ये मतलब हुकूमत चलाने के बजाय इस तगोदो में हम फंसे रहें, ये मैं आपके नाजरीन को आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि जो ईसीसी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एक तो ये जंग जिस वक्त हो रही थी उस वक्त ये बनाई गई थी और उसके बाद फिर ये चलती चली आई, तो ये खुद एक इमरजेंसी मेजर था जो रेगुलराइज कर दिया गया, जबकि हकीकत ये कैबिनेट खुद ये काम करना चाहिए जिसमें सारी कैबिनेट बैठे और फेडरल गवर्नमेंट का डेफिनेशन भी ये है। बहरहाल अब जो आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि ईसीसी का पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस में एक जो बहुत अहम फंक्शन है वो इन्फ्लेशन का कंट्रोल है, स्टेबल प्राइसेस रखना।
और उसके लिए जो अदारा जिसका नाम प्लानिंग कमीशन है, जिनके पास इकोनॉमिस्ट ग्रुप की स्टाफ है सारी, जिसके एहसन इकबाल साहब अजकर सरबराह हैं, जब ये पहले नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंगें करते रहे, उस वक्त पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुई। अभी फिर हमारी जो इन्फ्लेशन है, जो एवरेज इन्फ्लेशन है, वो करीबन 30% है इस साल की, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी दुनिया के मुल्क में। और ये हुकूमतें अगर चाहे भी तो बहुत सारी नहीं कर सकती। आप करीबी में हमारा देख लें, इंडिया है, श्रीलंका में डिफॉल्ट हो गया, वो दिवालिया निकल गया, आज भी उनकी महंगाई की शरह जो हमसे कम है। मालदीव देख रहे हैं, बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में देख लें। तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इनको इसके इकदाम फौरन लेने चाहिए। और सबको पता है, मैं आपको बता देता हूं कि IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान मानी हुई है जी, ब्लैक एंड व्हाइट में दस्तखत हुए हुए हैं स्टेट बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के, जिसमें ये कहते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए हम शरह सूद जो है वो शरह महंगाई से कदरे ज्यादा रखेंगे। इस वक्त शरह महंगाई तकरीबन 30% है और शरह सूद हमारी 22% है। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ये महंगाई कर रहे हैं और ये इन्फ्लेशन टैक्स हम आवाम के ऊपर बोझ बना रहे हैं, ना कि जिन लोगों की बैंकों तक रसाई है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल है, कि ये खमियाजा ये भुगते हैं, ये अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, ये वो कर्जा ना लें बैंकों से जो इनका महंगे सूद का आता है, तो पाकिस्तान में सस्ता जमाना आ जाएगा। लेकिन इनके अपने मुफादात भी इसके साथ लिपटे हुए हैं कि ये शरह सूद जो है कम रखना चाहते हैं, क्योंकि सारों के बड़े बड़े कारोबार हैं, आंखों तक इन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत की मुश्किलात पता नहीं अब ये सियासी नौयत की हैं या मुआशी नौयत की हैं। सर ये भी एक सवाल है। कायरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को कि वज़ीर आज़म जो है पहले चेयरमैन इरसा लगाते हैं, उस पर उनको बैकआउट करना पड़ता है, फिर ECC की सरबराही के मामले पर फिर वज़ीर दाखिला के साथ भी इख्तलाफात की खबरें उनकी उठ रही हैं। वज़ीर आज़म के मौजूदा हुकूमत के इस लिहाज से चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, जो इरसा के चेयरमैन का है वो तो खैर उनके इल्म में नहीं होगा कि चेयरमैन इरसा जो साबिक लगे थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके ऊपर कुछ हमारे सूबों का शदीद तहफ़्फ़ुज़ है, कालाबाग डैम का। वो एक मुतराज़ा सा इशू था जिसको इस तरह छेड़ के इन हसास इशूज के ऊपर गुफ्तगू करना एक डेलिकेट काम है। आराम से इस तरीके से गुफ्तगू करने की जरूरत है। उनके मौक़िफ़ की उस वक्त भी बड़ी जोरदार मजम्मत की गई थी कुछ सूबों की तरफ से। तो ये तो एक इशू वो था। जहां तक ECC का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म तो काबीना के चेयरमैन होते हैं, ECC के चेयरमैन होते हैं, ECC के वो अपनी जो पास होती है वो डेलीगेट करते हैं। वैसे तो वो सब वजारतों के वजीर होते हैं, यानी सारी वजारतें वज़ीर आज़म की होती हैं। मैं तो खुद मुस्तफा इम्पैक्ट केस के ऊपर हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया था, इसलिए कि कोई वजीर जो है वो एट द स्वीट विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं होती। उसको वजीर आज़म जिसको चाहे जिस वक्त चाहे डिनोटिफाई कर दे, जिस वक्त चाहे किसी का ओहदा किसी की वजारत लेके दूसरी वजारत दे दे। वजीर आज़म मुंतखब होता है, वजीर तो मुंतखब नहीं होता। तो ये जो फैसला दिया गया था यही बुनियादी तौर पर एक अजीब सा था, लेकिन ये फैसला अब स्टैंड कर रहा है। तो इस वक्त इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की मीटिंग तवील मीटिंग्स होती हैं और फ्रीक्वेंटली होती रहती, हर वीक होती है। ये जो तासुर मगर है कि वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर पा रहे, आपके ख्याल में ये तासुर गलत बात है? इससे पहले भी वज़ीर आज़म हर चीज के इंचार्ज, सारी काबीना के हर वजारत के इंचार्ज होते हैं। ये डेलीगेटेड पावर्स होती है जो वजीरों को दी जाती है जी। और इससे पहले भी इसहाक डार साहब थे, हमारे दौर में भी फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको चेयर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये कोई नया काम नहीं हुआ। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें डॉक्टर हवानी साहब, ये जो अभी एक बहुत सारे चैलेंजेस का जिक्र कर रहे हैं दानियाल अजीज साहब भी, और कह रहे हैं कि महंगाई अभी जो है वो तो है, लेकिन आइंदा दिनों में उरूज पर जाने वाली है और हमारे यहाँ महंगाई पर सियासत बहुत होती है। आपको दावत दी जा रही है कि आप मिसाके मईशत कर लें, PTI इस पर गौर भी नहीं कर रही। जी सर एक सेकंड, कायरा साहब जी कायरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ जी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फैसले कर रही है, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई हो जी। किसी हुकूमत को महंगाई सूट नहीं करती जी। हर हुकूमत, भले वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि अवाम खुशहाल हो और लोग उनके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज में उनको याद रखें। जब पहले ही गवर्नेंस खराब हो, उनके दसियों मसाइल और ऊपर से महंगाई हो, तो लोग सिवाय
बुरा भला कहने के और उनके लिए तभी तो इलेक्शन पर उसका एक इम्पैक्ट भी आया कारा साहब, बिल्कुल सही है। तो ये कहना कि जी कोई जानबूझ के कर रहा है, हम एक विशेष साइकिल में फंसे हुए जरूर हैं। ये एक मौकफ है जो दानियाल साहब ने दिया, इसके मुतबादल दूसरा बड़ा मजबूत मौकफ है। मैं भी इस बात का हामी हूं कि 22% इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमी चलाना मुश्किल है, लेकिन इसके मुतबादल भी बड़ा जोरदार आर्गूमेंट है जो दुनिया भर में प्रैक्टिस हो रहा है। तो अब जब भी कोई फैसला साजी होती है तो उसमें किसी एक तरफ की राय को ही बहरहाल देखा जाता है, और ये दुनिया में ज्यादा मुरव्वजा राय। जी बिल्कुल सही है। जी डॉक्टर साहब देखिए, इस तरह है कि वो आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ यू डू द सेम मिस्टेक और रॉन्ग थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट फ्रॉम इट, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है, स्टूपिडिटी है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, देखिए ऐसा होता है कि अगर आप कोई पढ़े लिखे इंसान है या आपका एक साइंटिफिक माइंड है, या आपने देखना है कि मैंने कौन सा फैसला या ऐसे क्या चीज़ें हुई हैं कि हम लोगों ने हम आज जहाँ खड़े वहाँ खड़े, क्या वजह है। क्योंकि पाकिस्तान 1950s में, 1960s में और अर्ली 70s में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था। फिर उसके बाद 2-3 डिसीजन ऐसे हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने पाकिस्तान को काफ़ी ख़राब किया। एक तो नेशनलाइजेशन थी, उसने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, मतलब अनरिपेयरेबल नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1980 से लेके 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हम लोग सारे बहुत बुरा भला कहते हैं ना, तो हम 1918 को छोड़ देते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इस तकरीबन 28 साल में इस मुल्क को, जो कि एक सेंचुरी के चौथाई से ज़्यादा है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे क्या काम हुए कि जिसने इस मुल्क को यहाँ खड़ा कर दिया। उसमें जो आजकल को जो सबसे बड़ा मसला है वो है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक उसका वो है, ठीक है, और सर्कुलर डेट का है। अब ये सर्कुलर एक्सक्यूज मी, अब आप ये सर्कुलर डेट को अगर आप ट्रेस करें तो ये किन बेसिस की वजह से हो, ये वो डिसीजंस हुई हैं जो हमारे उन हुक्मरानों ने लिए जिन्होंने ये तकरीबन 3 दहाई के अरसे में हुक्मरानी करते रहे। सही। तो अगर आप उनसे ये, और फिर इन सब ने मिल के 18 महीने हुक्मरानी की, पहले तो 30 साल थी ना, तो उनमें से आप ये समझे कि एक जब आदमी गलत काम कर रहा हो ना तो उसका जो रिजल्ट होता है, अब जब सारे मिल के गलत काम कर रहे होंगे ना तो आप सोचे वो किस स्पीड से होगा। तो आप देखिए 6.1 जीडीपी को उठा के 0.1 -0.178 ले गए, ठीक है। तो ये अब इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग सही कर सके। अब जैसे दानियाल साहब कह रहे हैं, लेकिन हर मसले का एक हल तो होगा ना, आप भी आएंगे तो आप भी तो कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसका हल एक बात याद रखें, हल एक होता है, वो मेरिट होता है। पॉलिटिकल मेरिट इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब तक आप किसी का मैंडेट चोरी करते रहेंगे और ये करते रहेंगे तो उससे कभी नहीं होगी। और याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जितने अपने टेन्योर में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया या उसके करीब। मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए यहां पर, मगर हम इस हाल को कैसे पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर को एक ब्रीफिंग दी गई है। मैं चाहूंगा कि इस पर दानियाल साहब भी रोशनी डालेंगे। 5800 अरब की टैक्स चोरी हुई है, वज़ीर आज़म को भी ब्रीफिंग दी गई है, इस पर हम बात करते हैं। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म साहब को और खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल को एक ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग में 2022-23 की आदाद शुमार की बुनियाद पर यह इंकशाफ किया गया है कि हर बरस लगभग 5800 अरब मालियत का टैक्स बचाया जा रहा है और स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 996 अरब का टैक्स बचाया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रिटेल सेक्टर की जानिब से हर बरस 888 अरब रुपए मालियत का टैक्स बचाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 562 अरब, जबकि आईपीपीएस की जानिब से सालाना बुनियादों पर 498 अरब का टैक्स बचाया जा रहा है। स्मगल शुदा अशिया की मद में 355 अरब, जबकि बरामदात पर 342 अरब रुपए का टैक्स बचाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म को और SIFC को यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा टैक्स सेल्स टैक्स की
मद में बचाया जाता है। बाज़ तखमीनों के मुताबिक इस मद में सालाना 2900 अरब बचाए जाते हैं। और ये जो सूरत हाल हमारे सामने है, डॉक्टर खाका नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर मुआशरे ने। डॉक्टर साहब खुशामदीद। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट भी आपके सामने से गुजरी होगी, इकोनॉमिस्ट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का खजाना खाली पड़ा है और 1.1 अरब डॉलर के कर्जे का जो पाकिस्तान मुंतज़िर है, इससे भी काम नहीं चलेगा, इसके बाद मजीद कर्जे चाहिए होंगे। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन को? बेहतरी के इम्कानात कितने दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो आया है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF का जो हमने प्रोग्राम डिजाइन करना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा इन द कमिंग मंथ्स। यानी कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के पैसे, आप सही कह रहे हैं, ये हमें 1.1 अरब डॉलर जो इस साल मिलेगा वो कम से कम जो 25 अरब डॉलर हैं जो इस साल हमने पूरे करने हैं वो शायद कम हो जाएंगे, बिकॉज करंट अकाउंट का खसारा भी कम होगा, वो तो पूरा कर देगा। पर आने वाले सालों में हमें तकरीबन 25 अरब डॉलर के लगभग पाकिस्तान को रकूम चाहिए। इन रकूम को बगैर IMF की अम्ब्रेला के करना मुश्किल होगा, बिकॉज मल्टीलैटरल, बायलैटरल, फ्रेंडली कंट्रीज, रोल ओवर, रिसाइकलिंग, जो सारा कुछ है ये IMF के साथ ही चलेगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसा प्रोग्राम सामने रख सकता है, और मैं बारहा कहता हूं कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, कंट्रीज इसको गलत समझती हैं, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। और इसमें क्या टैक्स की इस्लाहात, जिस टैक्स गैप का जिक्र आपने पहले किया है, उसको पूरा करने की इस्लाहात आप सामने रख सकते हैं? क्या ऐसी इस्लाहात सामने रख सकते हैं जो एनर्जी सेक्टर की कीमतें तब्दील करने पर ना मुहित हो, पर वो मुहित हो कि एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ कैसे होगी? क्या आप सामने रख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो ये नहीं कर रहा कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़े? और SIFC का आपने जिक्र किया, वो FDI लाने के लिए क्या डीरेगुलेशन कर सकती है पाकिस्तान में? अगर मैं ये 3 चीजें ही आपके सामने रखूं तो ये इस्लाहात का जो पूरा पैकेज है ये IMF के साथ नेगोशिएट करने से पहले होम ग्रोन होना चाहिए, और फिर आप इसको आगे लेकर IMF से फंड करवाएं और IMF भी इसमें नॉलेज गैप्स पूरे करे, ताकि हम जब 3 साल खत्म करें तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्राइसिंग की तब्दीली ही नहीं की। देखें, जो IMF के प्रोग्राम हैं वो प्राइसिंग को टाइट करके ऑस्टेरिटी क्रिएट करते हैं। ये मैक्रो मैनेजमेंट की हद तक तो दुरुस्त है, पर पाकिस्तान नीड्स मच मोर देन दिस। कैन वी डू दिस और नॉट इज द क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही है, मगर दाना लजीज साहब, इसमें मसला ये है, सादा सी बात, कि पाकिस्तान IMF के का जो प्लान है, प्रोग्राम है, उसके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी शराइत का बोझ उठाने की अवाम में सख्त भी नहीं है। तो कहां फंस गए हम, ये कैसे निकलेंगे इससे? मैं आपको इसी ज़मीन में जो आपने टैक्स की बात की है वज़ीर आज़म साहब को कोट करके, मैं आपको इसी ज़मीन में बात, इससे थोड़ा कबल प्रोग्राम में मैं आपसे बात कर रहा था कि 566 अरब रुपए जो है ये तयन हो गया कि ये चोरी होने इस साल में अभी 3 माह रह गए हैं, यानी मार्च तकरीबन खत्म हो गया, अप्रैल, मई और जून है। और आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो वो सारा बड़े जोरों शोर से शुरू हुआ था और हर माह हमें बताया जा रहा था कि अब इतने हमने इकट्ठे कर लिए, अब इतना सस्ते हो जाने चाहिए, बिजली और महंगी होती गई और इन्होंने वो इकट्ठे करने से कासर है। इसी तरह ये टैक्स में होना है, क्योंकि ये एक इंतजामी अप्रोच ले रहे हैं जिसको इस दफा इन्होंने एक नया गलाफ चढ़ा दिया, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। उसमें पुलिस भी डाल दी है, पटवारी हजरात भी डाल दिए, पर्चे भी दे दिए, मतलब FIA को भी डाल दिया, महकमे को भी डिसमिस कर दिए, नैब को भी डाल दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? नील। अब वो दुम दबा के उसमें से निकल गए हैं, कोई उसका जिक्र नहीं करता। वो किधर गई? वो जो ऑर्डर किया था जिस महकमे ने या जिस सत्ता ने हुकूमत की, उसका जवाब लेना जी, वो कहाँ गए 500 अरब आवाम के? हर बिल का वो कितने रुपए सस्ता होना था बिजली का यूनिट? फिर यहाँ पता चलेगा ना, अगर आपने एक सिर्फ ये ऐलान कर देना कि 1 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन टैक्स चोरी हो रही है, तो भाई आप बिजली का 500 अरब तो पकड़ दें, ट्रिलियन तो बहुत साहब की तरह दोबारा कनेक्ट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द मीनवाइल मुझे ये बता दीजिए डॉक्टर हुमायूं साहब कि ये हम एक तरफ ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, वहीं आज ये बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने उन मुलाजमीन को जिन्होंने अभी इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया है उनको 7 करोड़ के एजाज़िये दिए हैं और 8 महीने में इसी ज़मन में 2 अरब 18 करोड़ रुपए के एजाज़िये दिए जा चुके हैं। तो एक तरफ इतने आपकी बेल्ट टाइट है और दूसरी तरफ आप इस तरह के एजाज़िये मुलाजमीन को देना, ये मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, चलें इलेक्शन कमीशन की खबर आई है, दुरुस्त है? देखिए इस तरह है कि आई एम श्योर खाकान साहब एग्री करेंगे, ये 8 करोड़ ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पीनट्स है। ठीक है, पाकिस्तान को जो चाहिए, जो बड़े मसले हैं, मतलब
पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो पेंशन है, जो तकरीबन 5 खरब रुपए के करीब आ रहा है। आपको पेंशन रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है जो आज तक हल नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि जो लोग जिनके लिए हल करना है वो ही पार्लियामेंट बैठे, वो है लैंड रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म्स इनकंक्लूसिव है, उनको आपको करना है। अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर एक और चीज है, ये जो रिडंडेंसीज है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, आपने उसको करना है। मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के पास इस वक्त 90,000 जो है ना वो गाड़ियां हैं, हर एक को 360 लीटर पर मंथ मिलता है। ये तकरीबन 89 बिलियन रुपीस सालाना का खर्चा है जो कि इस तबके को मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं फ्री की बिजली नहीं काउंट कर रहा, इसके मैं फ्री की ट्रैवलिंग नहीं काउंट कर रहा। इसमें जब आप इन सब को करते हैं तो ये कोई 2-3 खरब रुपए बन जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को सबसे पहले, अब मैं मिसाल देता हूं, आप जाते हैं, आपके पास एक आदमी आता है, एक अच्छी सी गाड़ी से उतर के आके आपको कहता है कि बाबा मुझे जरा पैसे दे दो, आप उसको पैसे दोगे? नहीं दोगे। यही मिसाल पाकिस्तान के लीडरों का है, जब वो देखते हैं कि यार ये लीडर है, इनके अपने अरबों रुपए हैं, पाकिस्तान से बाहर पड़े, ये खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये मुझे आके कह रहे हैं कि पैसे दे दो, तो भाई किस बात के पैसे दो, बाबा माफ करो। सही है, ठीक है ना। आपने जब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करनी है तो आप अपने सबसे पहले आप अपने आप से स्टार्ट करो ना। आप लोगों ने इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में, आओ लाओ ना सारी अपनी जो जायदाद, वो वन हाइट पार्क और ये जो ये सारी चीजें बेचो, लिक्विडेट करो। नहीं, मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने अगर देखिए, या तो आप वाकई ग्राउंड टू अर्थ किस्म के लोग हैं ना, ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड टू अर्थ किस्म के लोग हैं तो पाकिस्तान को अर्थ मत करें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर खाकान साहब, अगर मुझे ये बता दीजिए कि जैसा कि आप भी ये मानते हैं और सब मानते हैं, जिसको समझ नहीं भी इकोनॉमिक भी वो भी मानता है कि IMF के बगैर चारा नहीं है, इस वक्त प्रोग्राम चाहिए, लेकिन उसके नतीजे में जो महंगाई आएगी उसकी सकत भी तो नहीं है आवाम में, ये कैसे चलेगा? दरमियानी रास्ता क्या है? देखिए, दरमियानी रास्ता यह है कि जो प्राइसिंग चेंजेस के फैसले थे वो बहुत हद तक हमने कर लिए हैं। PDL भी बढ़ा दी, पेट्रोल महंगा हो गया, एनर्जी की कीमतें सारी जगह तब्दील कर दी, महंगाई आई। अब उनकी तंजीम नौ या जो कॉस्टिंग को नीचे लाने के फैसले हैं, जिसका मतलब ये है कि बिजली को तंजीम नौ करके हुए ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर को दें, रेगुलेटर को वर्टिकली ठीक करें, नेपरा ओगरा को, और मिनिस्ट्री की एक पॉलिसी की जो फिजा है वो बनाएं, ताकि आप जो निकलें जब IMF के प्रोग्राम से तो आप बता सकते हो कि ये एनर्जी सेक्टर एक कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है। और जैसे अभी दोनों शुरका कह रहे थे, पाकिस्तान को फंडामेंटल डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इज व्हाट पाकिस्तान आल्सो नीड्स इन एडिशन टू टैक्सेशन, जिसमें पेंशन्स बिल्कुल दुरुस्त, जिसमें डेट रीस्ट्रक्चरिंग या डेट रीप्रोफाइलिंग का काम, पाकिस्तान का ट्रेजरी सिंगल अकाउंट बनाना, पाकिस्तान की सारी सब्सिडीज को निकालना एनर्जी सेक्टर और बाकी SOE से और इनको लाना टारगेटेड सब्सिडी रजीम में। जो आप फरमा रहे हैं 460 अरब दे हमारा सेंटर, उसको बढ़ा के 600 करे और 500 अरब डाले हमारा प्रोविंसेस और 1100 अरब का आप टारगेटेड सब्सिडी रजीम का पैकेज बनाए। ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म बहुत प्रेसिडेंस ले रहा है ओवर मेनी रिफॉर्म्स। एनर्जी के बाद मैं एक्सपेंडिचर डालता हूं और फिर टैक्स रिफॉर्म्स पाकिस्तान में। ठीक है, बिल्कुल सही है। दाना साहब, 20 सेकंड्स में अगर आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें कि क्या सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास इस पर? ये जो हमारी 3 जमातें इस वक्त 3 जमातों के जो हुक्मरान हैं, इनके पास तो वाज़ेह तौर पर मैंने आपको शुरू में भी बताया, इनके पास हल नहीं है। और इनकी जमातें जो है असल में चलाते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, यानी PTI के पास शहजाद अरबाब है, किसी के पास सलमान फरूकी है, किसी के पास आहद चीमा है या सईद मेहदी है। तो टेक्निकल साइड के ऊपर ये सियासतदानों को जिनको अबूर हासिल है उनको करीब नहीं आने देते, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये अंधों में काने राजे हैं। तो ये सियासत अब आगे चल नहीं सकती। स्पेशलाइजेशन का दौर है, रेवड़ियां बांटने का दौर खत्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मईशत बने तो फिर आपको कोई नई सियासी सतह। राइट सर, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, डॉक्टर हमाई मोहम्मद साहब, डॉक्टर खाकान नजीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।